वेलकम टू ACPPSC। मेरा नाम वंदना सिंह है। ये 90 डेज जो हमारा डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है उसका डे 22 का जो है क्वेश्चन है GS2 इंडियन पॉलिटी। तो इसमें डेली 3 क्वेश्चंस होते हैं। तो ये डे 22 का क्वेश्चन है GS2 का। तो बेसिकली इस वीडियो का पर्पज़ ये है कि हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपको जो है क्वेश्चंस को टैकल करना चाहिए, किस तरह से उनको लिखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, एसेस द इनइफेक्टिवनेस ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इन प्रिवेंटिंग ह्यूमन राइट वायलेशन इन इंडिया। तो इफेक्टिवनेस एसेस करनी है NHRC की इन प्रिवेंटिंग ह्यूमन राइट वायलेशन इन इंडिया। तो सबसे पहले आपको पता है कि कोई भी आंसर लिखने के लिए पहले आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर बॉडी लिखते हैं और फिर कंक्लूजन लिखते हैं। तो इसी तरह से हमने इस आंसर को जो है टैकल किया है। तो सबसे पहले क्या है, आप NHRC के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड दे सकते हैं, थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, थोड़ी सी उसकी कंपोजिशन दे सकते हैं। तो NHRC जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो 1993 में स्टैब्लिश हुई थी थ्रू द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट एक्ट 1993। और इसके अंदर जो है चेयरमैन और 5 मेंबर होते हैं। तो ये जो आपका जो एक्ट है NHRC एक्ट 2019 से ये अमेंडमेंट आया है कि अब जो है इसके अंदर चेयरमैन और 5 मेंबर हैं दैट एम टू प्रोवाइड एन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर अपहोल्डिंग ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड प्रिवेंशन ऑफ द ह्यूमन राइट वायलेशन। तो आपने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे दिया, थोड़ा कंपोजिशन भी दे दिया आपने शॉर्ट फॉर्म में, और इसमें आपने जो है इसका एक ऑब्जेक्टिव भी बता दिया। तो आपने तीनों लाइनों के अंदर जो है सारी चीज़ें एक ओवरव्यू इसका दे दिया। फिर क्या है, एसेस द इनइफेक्टिवनेस ऑफ द NHRC इन प्रिवेंटिंग। तो इनइफेक्टिवनेस क्या कि इन दिस रिगार्ड इट हैज गिवन पावर ऑफ सिविल कोर्ट to inquire, report and investigate the matter related to human right violation। पहला ये। दूसरा, guided by the principle of the natural justice। दूसरा ये। तीसरा, NHRC has played a key role in taking up issue related to prison reform, vulnerable section and caste related violence। तो क्या मतलब इस रिगार्ड में जो है NHRC क्या काम करता है, वो ये सारे काम करता है। अब आप जो है एक फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं इसमें, फंक्शन ऑफ NHRC। तो आप जो है कम वर्ड्स में जो है एक फ्लो चार्ट आपका एक प्रेजेंटेशन हो जाएगी। तो आप इसमें एक फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, फंक्शन ऑफ NHRC। तो क्या है फंक्शन, इंक्वायर इनटू वायलेशन ऑफ एनी ह्यूमन राइट बाय स्यू मोटो और पिटीशन, इंटरवीन इन एनी केस पेंडिंग बिफोर कोर्ट। तो आप अपने एग्जाम, अपना जो पेपर जब आंसर आप लिख रहे हो तो उसमें जो है थोड़ा पॉइंटर का यूज़ करो, फ्लो चार्ट का यूज़ करो, और थोड़े अपने पॉइंट्स जो है थोड़े क्रिस्प रखो। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखो। थोड़ा आपका फ्लो लगना चाहिए, थोड़ा आपका आंसर में जो फ्लो होना चाहिए, थोड़े पॉइंटर दिखने चाहिए, थोड़ा उसका प्रेजेंटेशन अच्छी हो, और जो है फ्लो चार्ट के ये सारी चीज़ों को जो है आप ध्यान रखो। तो फंक्शन क्या है, इंक्वायर इनटू द वायलेशन ऑफ द एनी ह्यूमन राइट, इंटरवीन इन एनी केसेस पेंडिंग बिफोर द कोर्ट रिलेटेड टू ह्यूमन राइट, रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल सेफगार्ड, अंडरटेक एंड प्रमोट रिसर्च एंड स्प्रेड ह्यूमन राइट लिटरेसी, एंड नेक्स्ट हो गया एनकरेज एफर्ट ऑफ NGO। फिर आपने इसका बता दिया कि आपने कि जो है ये कैसे प्रिवेंट कर रहा है और फंक्शन क्या है। तो आपको एसेस करना है। क्वेश्चन क्या था, एसेस करना है। तो एसेस करना है तो इसमें आपने कैसे कर रहा है ये, इसका पॉजिटिव और आपको इसका नेगेटिव दोनों देने होंगे। तो आपने ये पॉजिटिव दे दिया कि इस रिगार्ड में ये काम क्या कर रहा है, इसके फंक्शंस क्या हैं। फिर उसके बाद स्टिल जो है इट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड एज बीइंग अ टूथलेस टाइगर एज इट इज। तो इसके जो है क्रिटिसिज्म क्या है, इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं कि पावर जो है एडवाइजरी इन नेचर है। दूसरा, एलोकेशन ऑफ फंड आर डिसमल, मेंबर लैक एनी एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद ह्यूमन राइट इशू। नेक्स्ट आपका क्या हो गया, नॉट एम्पावर टू लुक इनटू द मैटर पोस्ट 1 year of occurring।
तो ये सारी चीजें जो है इसमें हो गई। फिर चैलेंजेस क्या हैं एनएचआरसी के? एनएचआरसी के चैलेंजेस क्या हैं? उसके पास फंड कम है, इसको आपने एक थोड़ा पिक्टोरियल फॉर्म में बता दिया प्रेजेंटेशन करके। तो क्या है? लैक ऑफ फंड्स है, एग्जीक्यूटिव डिपेंडेंस है, एब्सेंस ऑफ इन्वेस्टिगेटिव मैकेनिज्म है, पेंडेंसी एंड डिले है, लैक ऑफ इन्वेस्टिगेटिव मैकेनिज्म है और नॉन बाइंडिंग ऑर्डर है। अब क्या है, आप इसको कंक्लूड करेंगे। कंक्लूड क्या है? हमेशा जो कंक्लूड करो कुछ रिकमेंडेशन के साथ कंक्लूड करो, एक क्रिटिकल क्रिटिसिज्म दो उसको, एंड करंट सिनेरियो में जो जो चीज़ें उसमें डेवलपमेंट हो रहा है उन चीज़ों को डालने की कोशिश करो। ये नहीं कि सब कुछ डाल दिया, थोड़ा बैलेंस करके शॉर्ट एंड क्रिस्प रख के उसको डालने की कोशिश करो। तो द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट एक्ट 2019 इज एप्रिशिएबल मूव टू ओवरकम चैलेंजेस। तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट जो है वो एप्रिशिएबल मूव है। देखो जो पेंडेंसी एंड डिले है उसमें भी इसकी वजह से सुधार आया है और इन सारी चीज़ों में सुधार आया है। तो द नीड ऑफ द आर इज टू एडिक्वेटली एम्पावर एनएचआरसी बाय एनहेंसिंग इज फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज बेस एंड मेकिंग इट डिसीजन एनफोर्सेबल एंड इम्प्लीमेंट अहमदी कमीशन रिकमेंडेशन। तो आपने बताया कि 2019 का जो एक्ट है वो एप्रिशिएबल मूव है, जो सारे वाले चैलेंजेस हैं इनको ओवरकम कर सकता है। लेकिन नीड ऑफ द आर क्या है कि इस समय क्या जरूरत है कि एनएचआरसी को एम्पावर करो, उसके फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्स बेस को एनहेंस करो और उसका जो डिसीजन है वो एनफोर्सेबल करो। तो मतलब एडवाइजरी नहीं, सिर्फ एनफोर्सेबल करो कि हाँ इसका डिसीजन को एनफोर्सेबल करो। और अहमदी कमीशन की जो रिकमेंडेशन है उस टाइम आ गया है कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ये जो है आपका एक आंसर हो गया। तो ये डायरेक्ट है प्रेशर ग्रुप क्या होता है और इसका रोल इन स्ट्रेंथनिंग द इंडियन डेमोक्रेसी। तो दिस इज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, तो आपको नॉर्मली कहीं भी ये मिल जाएगा। तो आपका प्रेशर ग्रुप जो है GS2 का एक टॉपिक है, तो वहां से ये क्वेश्चन है। तो GS2 का आपका टॉपिक है प्रेशर ग्रुप। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक करंट का क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन जो है हैंड रिटन इसलिए दिया गया है क्योंकि आपको जो सिनॉप्सिस है उसमें आइडिया नहीं लग पाता है कि क्वेश्चन किस तरीके से लिखना है, किस तरह से प्रेजेंटेशन करनी है। तो जब आप हैंड रिटन करते हो तो आपको तभी पता चल पाता है। तो कोशिश की जाती है कि 5-6 दिन बाद एक हैंड रिटन क्वेश्चन दे दिया जाए जिससे आपको पता चलता रहे कि ज़्यादा अच्छे से कि किस तरह से लिखना है चीज़ें और किस तरह से अपने आंसर को एग्जीक्यूट करना है। तो ये करंट का क्वेश्चन है। करंट का क्वेश्चन है क्योंकि 5 साल हो गए हैं जीएसटी के। तो क्वेश्चन है डिस्कस द अचीवमेंट मेड बाय जीएसटी इन 5 years एंड इश्यूज एसोसिएटेड विद इट। डू यू एग्री जीएसटी काउंसिल ब्रिंग नेशनल कंसेंसस ऑन द की इश्यूज रिलेटेड टू टैक्स रिजीम। तो जीएसटी ने 5 साल पूरे कर लिए हैं। पहली चीज क्या बतानी है? अचीवमेंट बताना है। दूसरी चीज क्या बतानी है? इश्यूज क्या हैं। फिर आपको बताना है कि जीएसटी काउंसिल ने जो है जो टैक्स रिजीम है उसके अंदर एक नेशनल कंसेंसस लेके आया है, नहीं आया है, क्या आप इसमें एग्री करते हो या नहीं करते हो। तो ये चीज है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन को लिखेंगे, इस इंट्रोडक्शन को थोड़ा छोटा भी किया जा सकता है कि आप जैसे आप सीधे आप यहाँ लिख दें कैलकट टास्क फोर्स, फिर आप लिख दें कि एक कि जीएसटी मतलब अ टैक्स वाज इंट्रोड्यूस एज वन नेशन वन टैक्स ऑन 1 जुलाई 2017 और फिर इसके ये मतलब आप इसको छोटा भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसे कर सकते मतलब छोटा इन द केस अगर 125 वर्ड में अगर आता है तो आप इस जो इंट्रोडक्शन है उसको आप छोटा भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ तक आप लिखें, फिर उसके बाद जो है वन नेशन वन टैक्स के बारे में लिख दिया ऑन 1 जुलाई 2017। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो देखिए, तो गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी वाज फर्स्ट डिस्कस इन द रिपोर्ट ऑफ द केलकर टास्क फोर्स ऑन इनडायरेक्ट टैक्स इन 2003. Later on it was introduced and implemented on 1 July 2017. The 2020 marks the completion of the 5 year of the GST. बैकग्राउंड दे दिया, कब इंट्रोड्यूस हुआ और करंट सिनेरियो, तीनों चीजें आपने इसमें दे दी। तो ये सारी चीजें इसमें कैटर हो गई। तो जीएसटी जो है फर्स्ट इंट्रोड्यूस ऑन द प्रीटेक्स ऑफ द वन नेशन वन टैक्स। इट वाज सब्ज्यूम द इनडायरेक्ट टैक्स लाइक एक्साइज ड्यूटी, वेट, सर्विस टैक्स। तो ये आपने एक इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन
जो है आपने ये पूरा दे दिया। फिर बात क्या है कि क्या क्या अचीवमेंट करें। तो अचीवमेंट के लिए आपने एक पैरा शुरू करा, इट इज द बिगेस्ट इनडायरेक्ट रिफॉर्म इन द कंट्री विच लेड टू द सो मच अचीवमेंट। क्या अचीवमेंट करें अब ये देख लेते हैं। आपने एक डायग्राम बनाया, आपने एक प्रेजेंटेशन करी एक पिक्टोरियल फॉर्म में, तो आप अचीवमेंट ऑफ जीएसटी। तो इस तरह से आप जो आंसर करते हैं तो आपका आंसर थोड़ा जो एग्जामिनर है उसकी जो अटेंशन है वो एकदम गेन करता है और आपको जो है आप इजीली जो है मार्क्स फैच कर सकते हो। तो ध्यान रखना, थोड़ा पॉइंटर यूज करो, थोड़े क्रिस्प पॉइंटर्स यूज करो और थोड़ा डायग्राम और जो फ्लो चार्ट्स हैं और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है उनकी ज़्यादा अपने आंसर की करो। तो अचीवमेंट क्या थे, वाइडर टैक्स बेस हुआ, जनरेशन ऑफ ई बिल, इंक्रीज इन एवरेज कलेक्शन, रिमूवल ऑफ द टैक्स आर्बिट्रेशन, इंक्रीज इन लॉजिस्टिक सप्लाई, डिक्रीज इन टैक्स रेट, स्पेशल अटेंशन टू एमएसएमई। तो ये सारे अचीवमेंट हुए। तो पहला वाइडर टैक्स बेस, तो लास्ट 5 साल में क्या है कि मोर देन 2.5 टाइम्स जो है टैक्स पेयर इंक्रीज हुए हैं। तो टैक्स बेस जो है वो बढ़ गया है, 2.5 टाइम जो टैक्स पेयर है वो इंक्रीज हुए हैं। जनरेशन ऑफ ई बिल, मतलब जीएसटी आने से जो है ई बिल जो है जनरेट होने लगा है कि अब जो है 40% से भी ज्यादा जो इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट है गुड्स का वो ई बिल जनरेट कर रहा है, जो ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करता है। इंक्रीज इन एवरेज कलेक्शन, जो एवरेज कलेक्शन बढ़ रहा है जिससे इकोनॉमी बूस्ट हो रही है। तो अब किस तरह से आप ये पॉइंट्स देख रहे हैं, तो ये पॉइंट्स इतने मतलब इनकी प्रेजेंटेशन देखो आप, बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा थोड़ा स्पेस है, बहुत ईजिली रीडेबल है पॉइंट्स। आप ऐसा नहीं कि बहुत गुच-पुच लिख रहे हो कि एग्जामिनर को ही समझ में नहीं आ रहा पहला पॉइंट कहाँ से शुरू हो रहा है दूसरा कहाँ खत्म हो रहा है। आप उसको अच्छे से प्रेजेंट करो, थोड़ा स्पेस दो, थोड़ा सा अच्छे से अंडरलाइन करो, चीज़ों को अच्छे से रिप्रेजेंट करो, पिक्टोरियल फॉर्म में उसको लिखो, तभी आप मार्क्स फैच कर पाओगे। क्योंकि यूपीपीएससी की जो डिमांड है आंसर राइटिंग की भी वो यूपीएससी से थोड़ी डिफरेंट है। तो मतलब अगर आप यूपीएससी की टाइप के थोड़े आंसर्स लिखोगे तो थोड़े मार्क्स आपको, जैसे उसमें क्या है कि आपको जो है पॉइंट्स को बहुत एलोबरेट कर देते हो कभी कभी और इंटरकनेक्टेड ज़्यादा हो जाता है। तो यूपीपीएससी में ये डिमांड थोड़ी कम है। यूपीपीएससी थोड़ा प्रेजेंटेशन मांगता है, थोड़ा पिक्टोरियल फॉर्म मांगता है, थोड़ा फ्लो चार्ट्स मांगता है और बाकी सारी चीज़ें जो है थोड़ी थोड़ी आप कैटर कर दो। तो प्रेजेंटेशन पे अपनी थोड़ी ज़्यादा ध्यान रखो। बाकी क्या है, रिमूवल ऑफ द टैक्स आर्बिट्रेशन, जो आपका वेट रिजीम और सीएसटी रिजीम के अंदर जो टैक्स आर्बिट्रेशन था उसको रिमूव करता है। लॉजिस्टिक सप्लाई में इंक्रीज करता है कि जैसे कोई भी आर्बिट्रेशन नहीं है और जैसे ई वे बिल जनरेट हो रहे हैं उससे जो है लॉजिस्टिक सप्लाई जो है वो भी बढ़ रही है। डिक्रीज इन टैक्स रेट, तो टैक्स रेट में भी डिक्रीज हो रहा है। जैसे प्री जीएसटी रिजीम में क्या था कि जो एवरेज टैक्स था सेंट्रल का और स्टेट का मिला के वो अप्रॉक्सीमेटली 31% था, लेकिन अब क्या है जो हाईएस्ट टैक्स रेट है वो 28% है, जो कि रिस्ट्रिक्टेड है सिन और लग्जरी गुड्स के लिए और बहुत सारे आइटम्स के लिए कोई टैक्स नहीं है। तो सिन और लग्जरी गुड के लिए 28% है, लेकिन पहले जो था प्री जीएसटी रिजीम में जो था वो मोर देन 31% जो है वो सेंट्रल स्टेट का टैक्स मिला के हो जाता था। तो अब जो है टैक्स रेट में जो है डिक्रीज भी हुआ है। एमएसएमई को जो है स्पेशल अटेंशन दी गई है, जो उनका टैक्स है और कंप्लेन बर्डन है वो बहुत कम हो गया है। जीएसटीएन इंट्रोड्यूस हो गया है, ऑटोमेटेड आईजीएसटी जो है उसने एमएसएमई सेक्टर को बहुत ईज कर दिया है। इन सारे अचीवमेंट के बाद भी डिस्पाइट सो मेनी अचीवमेंट, जीएसटी जो है एक नेचुरली फेस कर रहा है टीथिंग प्रॉब्लम सिंस इस इंट्रोडक्शन। क्या इश्यूज है, क्वेश्चन था ना कि पहले क्या है कि आपको अचीवमेंट बताना था फिर इश्यूज बताने थे। तो क्या इश्यूज हैं, इश्यूज क्या हैं जीएसटी के साथ कि पहला इशू है इम्पोजिंग हाई जीएसटी। जैसे सिंटैक्स है, सिंटैक्स उन सर्विसेज के लिए है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। जैसे होटल सर्विस हो गया, तो होटल सर्विस में आप लॉन्ड्री रखते हैं, जितने आपके वर्कर्स हैं वो उसको हायर करते हैं, कुक रखते हैं आप पार्किंग रखते हैं, और मतलब ये सारी जो है मतलब होटल सर्विसेज बहुत बड़ा
है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, तो ऐसे सेक्टर्स में आप सिन टैक्स लगा देते हैं जो इकोनॉमी को जो है हैम्पर करता है। तो इम्पोजिंग हाई टैक्स ये एक इशू है। डिफरेंट लॉ है सेम प्रोडक्ट के लिए, मतलब सेम प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट लॉ है। जैसे जीएसटी जो है ब्रेड पे 0 है, लेकिन अगर वहीं आप जो है वेजिटेबल सैंडविच खाने लगे तो उस पे 5% है। तो सेम प्रोडक्ट पे सेम डिफरेंट लॉ। कुछ एग्जाम्पशन ऑफ द सर्टेन आइटम्स, तो ये भी इशू है, जैसे पेट्रोल, डीजल और जैसे एटीएफ है, मतलब एविएशन टर्बाइन फ्यूल हो गया, वो जीएसटी के अंदर नहीं आते हैं, लेकिन वो आते हैं सेंट्रल एक्साइज एंड सेंट्रल टैक्स के, जिसका टैक्स जो है बहुत ज़्यादा है। तो ये भी एक इशू है कि जो सर्टेन टैक्स हैं वो जीएसटी के अंदर नहीं आते हैं। तीसरा हो गया रेवेन्यू शेयरिंग। रेवेन्यू शेयरिंग जो है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, वो भी एक इशू है, और ये बहुत बड़ा इशू है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, रेवेन्यू शेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन था जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड। तो जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो आपको उसका इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। इश्यूज के बाद आप इसका इंट्रोडक्शन देंगे कि जीएसटी काउंसिल जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 279A फॉर मेकिंग रिकमेंडेशन टू यूनियन एंड स्टेट। आप ऐसे मत लिख के आना जैसे मैंने बहुत यूनियन एंड स्टेट लिखा है, यू राइट इट हेयर यूनियन एंड स्टेट, यूनियन एंड स्टेट ऑन इश्यूज रिलेटेड टू जीएसटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जीएसटी क्या है। एक नेशनल कंसेंसस जो है वो बिल्ड करता है। तो जीएसटी बिल्ड कंसेंसस। तो जब आपके प्रोज एंड कॉन्स, यस एंड नो वाले जस्ट क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको ऐसे करके लिख सकते हैं। तो कंसेंसस बिल्ड करता है, यहाँ हो गया कंसेंसस बिल्ड नहीं करता। तो यस वाले में एग्री, आप इस स्टेटमेंट से एग्री हो, आप उसके पॉइंट दे सकते हो। आप इस स्टेटमेंट से डिसएग्री हो, आप उसके भी पॉइंट दे सकते हो। तो एग्री और डिसएग्री के दोनों के पॉइंट्स आप यहाँ दे सकते हो। करता है, पहले यस एग्री हैं आप, क्योंकि सेंट्रल स्टेट जो है हेल्ड ईच अदर हैंड टू नॉट जस्ट फेस क्राइसिस बट टू लिफ्ट इकोनॉमी ऑन टू द पाथ ऑफ द रिकवरी। तो ये बिल्ड करता है क्योंकि सेंटर एंड स्टेट एक दूसरे का हाथ पकड़ के इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं। साथ काम करने से इंडिया जो है स्टैंड आउट एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। तो जीएसटी काउंसिल जो है कंसेंसस बिल्ड करा, साथ में एक साथ आने से जो इकोनॉमी है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो गई। और ये जो है फोर्जिंग कंसेंसस ऑन की इश्यूज लाइक रेट्स हो गए कि किसी पर्टिकुलर आइटम का क्या रेट होना चाहिए, जीएसटी रेट। तो इसमें भी आप जो है आपस में मिलकर जो है कंसेंसस होता है। एग्जम्पशन किन किन चीज़ों का होना चाहिए, बिजनेस रिलेटेड इश्यूज, तो इन सारी चीज़ों में जो है आप इनको एग्री करते हो कि ये कंसेंसस बिल्ड करता है। नहीं एग्री करते हो, डिसएग्री किस में करते हो, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है ऑन द डिसीजन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल होती है तो उसमें जो डिसीजन लिया जाता है उस पर एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है। जो सेंटर और स्टेट है उसके अंदर लैक ऑफ ट्रस्ट है दोनों के अंदर, तो एक कंसेंसस बिल्ड नहीं कर रहा है ये। और तो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब अनसर्टेनिटी है आफ्टर गारंटी ऑफ द 14% ग्रोथ एंड इन स्टेट टैक्स रेवेन्यू। जो स्टेट के साथ जो 14% टैक्स रेवेन्यू की जो बात की गई है, जब वो पीरियड खत्म हो जाएगा, और वो पीरियड जो है आपका 2022 में ही खत्म हो रहा है, तो जब वो पीरियड खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जो है ये कंसेंसस बिल्ड होगा नहीं होगा बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, उसकी बहुत अनसर्टेनिटी है। तो हमें नहीं पता कि इसके बाद जो है 14% के बाद ये चीज़ ये रहेगी नहीं रहेगी। तो हम इस पॉइंट से जो है एग्री करते हैं और इन सारे पॉइंट से जो है एग्री करते हैं कि है, इसमें है और इसमें मतलब नहीं है। फिर उसके बाद आप कंक्लूड देंगे कि मतलब अब है या नहीं है बता दिया, अब इसको आप कंक्लूड करके एक अपनी फाइनल जो है वर्डिक्ट देंगे। आप क्रिटिसिज्म देना है, आपको वे फॉरवर्ड देना है, आप उस हिसाब से दे सकते हैं। तो जीएसटी एक पॉजिटिव स्टेप है टुवर्ड शिफ्टिंग द इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम इनफॉर्मल टू फॉर्मल सेक्टर। तो बहुत सारे जितने आपके एमएसएमई सेक्टर्स हैं, बहुत सारे लोग जो जीएसटी का जो टैक्स फाइल नहीं कर रहे थे इससे पहले, अब जीएसटी आने के बाद जो है उन सब लोगों ने फाइल कर दिया। आपने देखा कि टैक्स बेस भी जो हमारा बढ़ गया है। तो बहुत सारी जो इकोनॉमी है वो इनफॉर्मल से फॉर्मल इकोनॉमी हो गई है, तो विच इज़ वेरी गुड फॉर द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी क्या, कोई भी इकोनॉमी के लिए अगर इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है वो फॉर्मल में आ जाएगी, जो विद इन साइकिल आ जाएगी, तो इट्स ऑलवेज गुड फॉर एनी इकोनॉमी।
तो अभी जो क्या है कि हमें क्या करना है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूटिलाइज दिस एक्सपीरियंस फ्रॉम द ग्लोबल इकोनॉमीज की ग्लोबल इकोनॉमी जो है जीएसटी में क्या कर रहे हैं। तो जीएसटी में क्या कर रहे हैं आप मुझे बताएंगे कि सबसे पहले जीएसटी जो है किस वर्ड में, किस कंट्री में इम्प्लीमेंट हुआ था। सॉरी, मैं कंट्री का नाम लिखने लगी। तो मुझे बताएंगे किस कंट्री में इम्प्लीमेंट हुआ था, कौन से ईयर में, कौन से ईयर में। मिड, चलो एक हिंट दे देती हूँ, मिड 20th सेंचुरी में जो है पहली बार जीएसटी एक कंट्री के अंदर जो है इम्प्लीमेंट हुआ था, मिड 20th सेंचुरी। तो आप मुझे बताएंगे कौन सा ईयर है और कौन सी वो पहली कंट्री है जहाँ जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था। तो जीएसटी इज अ पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड शिफ्टिंग द इंडियन इकोनॉमी इनफॉर्मल से फॉर्मल में, सही है। हमें दूसरी जो कंट्रीज है उनसे एक्सपीरियंस लेना चाहिए फ्रॉम ग्लोबल इकोनॉमीज। However, GST Council जो है should focus on administrative changes and to be a product of the collaborative dialogue involving center, union and state। तो GST Council को जो है कुछ administrative changes करने चाहिए और उसे एक प्रोडक्ट बनना चाहिए कोलैबोरेटिव डायलॉग का जो यूनियन एंड स्टेट को इन्वॉल्व करे। तो एक जो है जो आपका कंसेंसस है, जो कंसेंसस है नेशनल कंसेंसस, वो इंटैक्ट रहे, वो बिल्ड रहे। तो उसके लिए जीएसटी को अपने अंदर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस करने पड़ेंगे जिससे ये बिल्ड हो सके। तो इस तरह से आप अपने आंसर को लिखो। थोड़ा इंट्रोडक्शन, जैसे 200 वर्ड्स का था, थोड़ा इंट्रोडक्शन, क्योंकि बिकॉज दीज आर नॉट द मॉडल आंसर, मतलब एक आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है विद एक्स्ट्रा बैकग्राउंड। तो आपको एक लेआउट बता दिया जा रहा है कि आपको किस तरह से प्रेजेंटेशन करनी है, कैसे अंडरलाइन करनी है। तो इस तरह से आप देखो, जब आप आंसर लिखोगे तो इंट्रोडक्शन को थोड़ा छोटा कर सकते हो अपने हिसाब से। ये आपका जो है आपकी बॉडी स्टार्ट हुई है यहाँ से, एंड फिर उसके बाद आप अचीवमेंट लिख सकते हो। अचीवमेंट लिखे आपने, फिर इश्यूज़ लिखे, इश्यूज़ क्या थे। तो अब देखो किस तरह से पूरे पेपर में जैसे 3 तरह के डायग्राम आपको पिक्टोरियल और फ्लो चार्ट ऐसे इंट्रोड्यूस किए गए हैं। यहाँ देखिए, ये अलग तरीके से, ये अलग तरीके से, एंड ये अलग तरीके से। तो इसी तरह से जो है अपने आंसर को लिखने की कोशिश करो। कोशिश करेंगे कि जितने थोड़े करंट के क्वेश्चन हैं, मतलब किस तरह से क्वेश्चन लिखे जाते हैं और किस तरह से करे जाते हैं, हम उनको थोड़ा थोड़ा कुछ दिनों बाद थोड़ा डिस्कस कर लगे, जिससे आपका जो है आप भी उस लाइन में रहेंगे, आप उस फॉर्म में रहेंगे, किस तरह से आपको एनालाइज कर पाएंगे कि आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, किस तरह से आप अपने आंसर को लिख रहे हैं। तो आप यहाँ से आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। और बाकी ये डिटेल है 90 डेज प्रीलिम्स कोर्स की, मेंस कोर्स की, जिसमें डेली 3 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। एथिक्स के वाले दिन आपको 2 क्वेश्चन और एक केस स्टडी, एस्से जो है 3 एस्सेज दिए जाएंगे। तो अभी मैंने जो टेलीग्राम चैनल है उस पर एस्से की पीडीएफ अपलोड की है, तो आप उसको वहाँ से एस्से देख सकते हैं और आप लिख सकते हैं और उस मेंस वाले ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। 4 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, सिनॉप्सिस और स्ट्रक्चर गिवन होगा। इसी तरह से आपको जो है सारे सिनॉप्सिस मिलेंगे। कुछ बीच में आपको हैंड रिटन आंसर इसलिए मिलते रहेंगे जिससे आपको पता चलता रहे कि आप सही लिख रहे हैं। इवन आपको एवोल्यूशन प्रॉपर होता है, लेकिन आप जो है कि किसी दूसरे की कॉपी देख के आप ज़्यादा अच्छा कभी कभी समझ पाते हैं। तो इस तरह से आपको कभी कभी ये जो है इस तरह से हैंड रिटन आंसर्स भी मिलते रहेंगे, जिससे सिनॉप्सिस से आपको थोड़ा बुकिश फील ना हो, और इम्पॉर्टेंट एस्से के टॉपिक्स मिलेंगे। और एवोल्यूशन वैसे ऑन द सेम डे और सेकेंड डे हो जाता है। जिन लोगों ने ये कोर्स ज्वाइन किया होगा वो खुद बता सकते हैं, आप उसको बता सकते हैं ऑन द सेम डे मतलब आज आपने करा, ऑन द नेक्स्ट डे आपको एवोल्यूशन मिल जाता है। तो एवोल्यूशन में आपको ये नहीं है कि आपको 1 हफ्ते वेट करना पड़ा है, 2 हफ्ते वेट करना पड़ा है। ऑन द वेरी नेक्स्ट डे यू विल गेट द एवोल्यूशन। 2-3 डेज तो बहुत मेजर केसेस में लिखा है, यू विल गेट द एवोल्यूशन इन 1 डे ओनली। तो एक दिन में ही आपको एवोल्यूशन मिल जाता है। एंड इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। एंड ये सारा है, डेली 3 क्वेश्चन होते हैं और आपको ये लिख के सेंड करना होता है। बाकी आपको ऐसा सिनॉप्सिस मिलता है। चलिए ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। और हम बीच बीच में ये मतलब क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करते रहेंगे, तो जिससे आपको भी फ़ायदा हो और आप लोग देख सकें किस तरह से आंसर को लिखना है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।